हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos of some real help, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो द हिंदू का एक आर्टिकल है, इंफॉर्मेशन ऑन रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर्स इज अ सीक्रेट होम मिनिस्ट्री। देखिए, इससे पहले कि मैं इस आर्टिकल की एक कर्सरी रीडिंग दूं या आपको कुछ समझाऊं, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आरटीआई का जो टॉपिक है वो काफी परसिस्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा काफी बार पूछा जाता है। ऑलमोस्ट हर साल यू विल गेट अ क्वेश्चन और टू ऑन आरटीआई, आइदर इन GS4 और इन GS2। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आरटीआई पे हमने बहुत रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी थी जिसने ये बताया था कि आरटीआई रिप्लाईज और उनके अगेंस्ट जो अपील्स फाइल की जाती हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास, वो काफी ज्यादा मात्रा में पेंडिंग है। तो उसका रीजन जब हमने देखा, जो काफी इन्वेस्टिगेशन हुई कि ऐसा क्यों है, तो फिर हमने रीजन भी डिस्कस किया। ये इसलिए हो रहा है कि देखिए, सोसाइटी एज अ होल काफी ज्यादा डेमोक्रेटिकली अवेयर बन रही है। लोगों को पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एथोज हैं हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के। ठीक है, तो आरटीआई जो फाइल की जा रही है वो तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हर साल बहुत ज्यादा आरटीआई फाइल की जा रही है, लेकिन जो मैन पावर है, यानी कि जितनी लोग चाहिए उनसे उनके साथ डील करने के लिए कमीशंस में, इंफॉर्मेशन कमीशंस में, वो उतने नहीं है। तो मतलब वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं और आरटीआई रिप्लाईज जैसे बढ़ रही हैं, उस ग्रोथ से वैकेंसीज को फिल नहीं किया जा रहा। ये नंबर वन एक क्रिटिसिज्म है आरटीआई का, जो आपको इस बार अगर क्वेश्चन आता है तो जरूर आरटीआई पे लिखना है। ठीक है, दूसरा बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म, पिछले 2 साल से रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं काफी समय से तो आपको ये बात पता है कि आरटीआई के अगेंस्ट एक और क्रिटिसिज्म, स्पेशली होम मिनिस्ट्री के केस में। होम मिनिस्ट्री के केस में क्या होता है कि जितनी भी आरटीआईज डलती हैं, मैक्सिमम उनमें से या तो रिजेक्ट कर दी जाती हैं या फिर बहुत बार पेंडिंग ही रह जाती हैं। रिजेक्ट बहुत बार होम मिनिस्ट्री द्वारा ये कह के कर दिया जाता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ये एक सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो हम इसे रिवील नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं दिस इज नॉट राइट। आप कहीं बार बहुत ऑर्डिनरी इश्यूज पे भी जब हम आपसे आरटीआई रिप्लाई मांगते हैं तो आप हमें सीक्रेटी, जो सीक्रेट क्लॉज है, उसको इवोक करते हुए ये कह देते हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं कर सकते। तो ये दो जो क्रिटिसिज्म है हर बार आपको अपने आंसर में जरूर मेंशन करने हैं। ओके, बिकॉज दे आर एक्चुअली सो मच इनटू द पब्लिक डोमेन, ऑफ लेट एटलीस्ट। ठीक है, तो ये जरूर मेंशन करने हैं। तो इसी का एक एग्जाम्पल आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको याद होगा, अगस्त 17 को भी हमने ये चीज डिस्कस की थी जब हमने न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखा था। तो अगस्त 17 को क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, अचानक से ये जो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उन्होंने क्या लिखा था, अपने ट्विटर पे लिखा था कि देखिए, जो इंडिया है, इंडिया ने आज तक क्या किया है, हमेशा इंडिया रेकग्नाइज यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कॉन्वेंशन 1951, जिसके हम पार्ट है भी नहीं, पर उन्होंने कहा था हम फिर भी रेकग्नाइज करते हैं, और भारत ने हमेशा रिफ्यूज दिया है हर एक इंसान को, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन और क्रीड। तो उन्होंने ये कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि जो रोहिंग्याज हैं, जो म्यांमार से आए हैं, वहां के प्रोसिक्यूशन को इवेड करके हम उनको क्या करेंगे, जो EWS फ्लैट्स हैं दिल्ली में, उनको वहां शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब हरदीप सिंह पुरी जी ने ये ट्वीट किया, उसके बाद बहुत सारा बैकलैश सरकार को देखना पड़ा। कुछ ही घंटों के अंदर आप देखेंगे विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारी ऐसी जो स्पेसिफिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी जो खिलाफ हैं बहुत ज्यादा इस तरह की जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, तो उन्होंने काफी ज्यादा रिब्यूक करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके रिस्पॉन्स में कुछ ही घंटों में होम मिनिस्ट्री ने एक क्लैरिफिकेशन इशू की ट्विटर पे ही। उन्होंने बोला देखिए, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, हम कोई प्रोवाइड नहीं करने वाले EWS फ्लैट्स को, क्योंकि रोहिंग्यास क्या हैं, दे आर इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है, तो जो दिल्ली में रह रहे हैं बकरवाला रीजन में, वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको कोई EWS फ्लैट्स नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री ने ये भी कहा
कि गवर्नमेंट ने तो, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने तो बल्कि एक लेटर भेज दिया है दिल्ली गवर्नमेंट को कि जहां पे भी रोहिंग्याज रह रहे हैं हम उस एरिया को डिटेंशन सेंटर डी फैक्टो डिक्लेयर कर देंगे। डिटेंशन सेंटर क्या होता है, आप कह सकते हैं ये थोड़ा एक सटल वे है जेल बोलने का। जेल इन द सेंस, ये डिटेंशन सेंटर में बेसिकली जितने भी लोग हैं उनको टेम्परेरली रखा जाता है जब तक उन्हें डिपोर्ट ना कर दिया जाए उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में। तो होम मिनिस्ट्री द्वारा ये कहा गया था कि देखिए हमने बातचीत कर ली है, उनको डिपोर्ट करने के सारे मामलात एकदम रेडी हो गए हैं, हमें जब भी डिपोर्ट करना होगा तब होगा, हमने आपस में गवर्नमेंट्स ने कंसल्टेशन कर ली है। तो तब तक ऑटोमेटिकली हम दिल्ली गवर्नमेंट को भी एक लेटर भेज रहे हैं कि जहां पे जितने भी रोहिंग्याज रह रहे हैं उस एरिया को ऑटोमेटिकली आप डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर कर दीजिए। तो जब भी हमें डिपोर्टेशन करनी होगी, डिपोर्ट करना होगा इन लोगों को, हम वहीं से ले जाके कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज, और यही इन्होंने बोला था ना, दे हैव बीन डायरेक्टेड टू द सेम इमीडिएटली, मतलब दिल्ली सरकार को हमने इमीडिएटली ये चीज करने के लिए बोल दिया गया है। अब आरटीआई एक फाइल की गई, ठीक है, होम मिनिस्ट्री में आरटीआई फाइल की गई कि क्या डिटेंशन सेंटर हो गया है। हम देखते हैं कि क्या आरटीआई साइकिल, मतलब ये पूछा गया कि क्या डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर हो गया है, किस डेट को आपने दिल्ली सरकार को ये लेटर भेजा था, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो फिर इसी के रिस्पॉन्स में होम मिनिस्ट्री ने कहा है देखिए ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट है, तो इसीलिए ये इसका आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये सामने बात आई। तो थोड़ा सा अगर हम रोहिंग्यास का दिल्ली में देख लें क्या मतलब किस तरह से स्प्रेड हुए हैं, तो देखिए 2012 में क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर 1200 रोहिंग्यास आए थे क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस म्यांमार में उन्होंने देखी थी। ठीक है, तो अब देखिए कुछ थोड़ी सी स्टोरी है, हमने पहले भी डिस्कस की थी, जस्ट अगर कोई बहुत रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है तो उनके लिए। तो जब वो दिल्ली में आए तो वो ज़कात फाउंडेशन है, उनके लैंड पे वो आके सेटल हो गए। ठीक है, तो वहां पे लेकिन एक आग लग गई अराउंड 2018 के आसपास, उन टेंट्स में आग लग गई। तो जैसे ही आग लगी तो वो एक एडजेसेंट लैंड में शिफ्ट हो गए, कुछ बिल्कुल पास ही, जो उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिलोंग करता था। फिर वहां पे एक आग लग गई, ठीक है, उनके कैंप में 2021 में। फिर दोबारा उनको सेटल कर दिया गया ज़कात के लैंड पे, ज़कात फाउंडेशन के लैंड पे, ठीक है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। ओके, दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली की टेरिटरी में आता है। तो फिर आरटीआई जो क्वेरी किसने डाली थी, द हिंदू ने ही डाली थी कि देखिए क्या डेट है, क्या कंटेंट था आपका लेटर का, आपने किस तरह से डायरेक्ट किया होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये चीज होम मिनिस्ट्री ने बोला देखिए ये जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं दैट इज एग्जेम्प्टेड, हम तो लायबल भी नहीं है आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि अगर हम सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पढ़ें आरटीआई एक्ट का, वो कहता है कि इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट है। तो आप इस सेक्शन को जरूर याद रखें, ऑलवेज ऑलवेज मेंशन इट। ये क्वेश्चन या सेंटेंस के रूप में भी आ सकता है और आपके लिए एक अच्छा इट गिव्स एक्चुअली कॉन्क्रीट बना देता है आपके एक स्टेटमेंट को, अगर आप इसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब ये सेक्शन क्या कहता है आप ये सुन लीजिए। ये कहते हैं, ये सेक्शन कहता है दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट there shall be no obligation to give any citizen information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interest of the state, relation with foreign state और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अगर हम कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जो हमारी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इस तरह के मैटर्स को हाइंडर करेंगे या फिर इम्पैक्ट करेंगे या फिर हमारे फॉरेन किसी कंट्री के साथ रिलेशंस को इम्पैक्ट करेंगे, जैसे इस केस में म्यांमार, या फिर इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर हमने रिलीज कर दी तो कोई भी वायलेंस हो सकती है, ट्रिगर हो सकती है इस तरह की इंफॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम कुछ इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि किस तरह से रशिया ने इतने सालों बाद न्यूक्लियर का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर आर्सेनल्स का, न्यूक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा प्रेवलेंट बन गया है, रेलेवेंट बन गया है। क्यों? क्योंकि गिवन द फैक्ट दैट यूक्रेन एंड रशिया आर इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट, इन सॉर्ट ऑफ अ वॉर, तो बार बार जो रशिया है जो एक न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर पावर है, वो बार बार इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि डू नॉट फॉरगेट हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास एक ऑप्शन न्यूक्लियर का भी है। तो इसलिए जो न्यूक्लियर पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है। ओके, तो इसी के चलते जो कांग्रेस हुई है, चाइनीज की जो कांग्रेस चल रही थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसके दौरान ही क्या हुआ है, चाइना में रैंप अप न्यूक्लियर आर्सेनल एक्सपर्ट्स। अब देखिए ऐसा डायरेक्टली चाइना ने तो नहीं कहा, पर एक्सपर्ट्स का ये एनालिसिस ये कहता है
कि चाइना डेफिनेटली या तो मॉडर्नाइज करेगा या न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों एक्सपर्ट्स को लग रहा है? क्योंकि देखिए, आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस हुई है कम्युनिस्ट पार्टी की, पहली बार बीजिंग ने ये बोला है कि हम एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ना, बहुत बार आप ये वर्ड पढ़ते हैं पर आपको शायद पता ना हो, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। डेटरेंस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को डेटर करते हैं या किसी को डेटर करते हैं तो आप डराते हैं। अगर आप कहेंगे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बीवेयर ऑफ अस, तो सामने वाला डरेगा, क्योंकि अगर एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया गया आपकी कंट्री पे, द इंटायर कंट्री विल बी वाइप्ड आउट, है ना। डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी है आपके उस आर्सेनल की, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी it is unthinkable. A nuclear war is definitely unthinkable after Hiroshima and Nagasaki. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इन्होंने बोला कि हम स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को एस्टैब्लिश करेंगे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। अब स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है? कुछ भी जहां पे वेपन्स इन्वॉल्व हो, मिलिट्री इन्वॉल्व हो, या न्यूक्लियर एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो, वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो हम इन स्ट्रेटेजिक रीजन्स में डेटरेंस क्रिएट करेंगे, चाहे हम कॉन्वेंशनल वेपन्स को मॉडर्नाइज करें, जैसे भी। वो इन्होंने नहीं कहा। ठीक है, तो एनालिस्ट का ये कहना है, शी का ये मेंशन करना इंडिकेट करता है कि चाइना इंप्रूव करेगा अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस को, यानी कि न्यूक्लियर पावर से डर पैदा करने की कोशिश पे ज्यादा ध्यान रहेगा। ओके, अमिड इट्स इंक्रीजिंग राइवलरी विद यूएस, क्योंकि यूएस क्या है? सबसे बड़ा, सबसे मेजर न्यूक्लियर पावर है। अगर आपको ये बात पता हो, आप ये जानते हैं कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है और साथ ही साथ में पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स थोड़े से कम हैं पाकिस्तान से। ठीक है, तो इसीलिए पाकिस्तान बहुत बार इस चीज को लेवरेज करता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये बस एक फैक्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए, इसी के चलते हुए आसपास वाली जो कंट्रीज हैं, जो रीजन की, जो चाइना को सराउंड करती हैं या चाइना उनके लिए थ्रेट उभर के आ रहा है, वो भी तो डेफिनेटली अपना कुछ स्ट्रेटेजिक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अब आप जानते हैं कि जापान ने खुद के ऊपर ये सेल्फ इम्पोज किया हुआ है कि हम किसी भी इस तरह की राइवलरी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब से जो जापानीज इंपीरियलिज्म का जो पास्ट है उनका, उसको उन्होंने गिव अप करके कंप्लीटली पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। लेकिन अब थ्रेट इतना बड़ा है, ये पीसफुल कंट्री कब तक सर्वाइव कर लेगी? उन्होंने भी तो डेफिनेटली अपने लोगों को बचाना है। एक बार वो देख चुके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी के आसपास जो ओकिनावा, वहां का जो छोटा सा विलेज है, या जितने भी वो विलेजेस हैं, आप जाके देखिए, वो आज भी कहीं ना कहीं उनकी अपीयरेंस में किसी तरह की कुछ डिफिकल्टी है। ठीक है, तो इसीलिए अब जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सैटरडे को क्या किया है? एक न्यू बायलेटरल सिक्योरिटी अग्रीमेंट को साइन किया है, जो कवर करेगा मिलिट्री, इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन। देखिए, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, आपको हमेशा मेंशन करने चाहिए। न्यूक्लियर में आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि न्यूक्लियर पावर क्या होता है, एनपीटी क्या है, ये इस तरह की बातें तो बहुत क्लीशे हैं, सब लिखेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा होलिस्टिकली देखने की कोशिश करिए। अगर एक क्वेश्चन उभर रहा है तो बाकी भी स्टेट्स उस पर कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं न्यूक्लियर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसीलिए ऑलवेज मेंशन दिस कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली वो क्योंकि इस रीजन में है। ओके, तो इनका जो बायलेटरल सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, वो इन तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। इसमें कॉपरेट करेंगे एक दूसरे से टू काउंटर द डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी आउटलुक ड्रिवन बाय चाइनाज इंक्रीजिंग असर्टिवनेस। ओके, ये साथ ही साथ में बेसिकली क्या है, ये अपना जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी इनके बीच में इस तरह की डिक्लेरेशन है। ओके, तो ये कब हुआ है? जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा कहाँ गए हैं? ही हैज मेट हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट, जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज। ओके, तो जापान ने अनाउंस किया है कि हमारे जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेज हैं, जो देखिए वो मिलिट्री नहीं डेवलप करते, पर उनकी सेल्फ डिफेंस फोर्सेज हैं, उनकी जो आर्मी नहीं है, पर इस तरह के सेल्फ डिफेंस फोर्सेज वहां पे एग्जिस्ट करते हैं जापान में। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हमारे जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेज हैं, वो हम उन्हें ट्रेन करवाएंगे। दे विल टेक पार्ट इन एक्सरसाइजेज जो ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करता है अपने नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के रीजन में। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू हैपन। ओके, दिस लैंडमार्क डिक्लेरेशन सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द रीजन। डेफिनेटली चाइना के पास ये सिग्नल जाएगा कि देखिए, अगर आप मॉडर्नाइज हो रहे हैं, करेंगे खुद को, तो सबके लिए आप थ्रेट बन रहे हैं, और सब भी खुद को पेस अप करेंगे अपने इस रीजन में। पाकिस्तान चाइना में लॉन्च 3 न्यू कॉरिडोर्स बिसाइड्स सीपेक। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ओके, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक अलाय है यूएसए का। ठीक है, अब यूएसए और चाइना आपस में दुश्मन है, तो चाइना अब
चाइना और पाकिस्तान भी ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, तो ये इसीलिए पाकिस्तान का जो इशू है, पाकिस्तान और चाइना का रिश्ता ना ही सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, यूएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट अब जो अनफोल्ड होगा, हर चीज के लिए इनका भी कॉपरेशन मैटर करता है। तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें हाईवेज, ब्रिजेस, ये सब कुछ वो बना रहे हैं, ये तो चल ही रहा है। अब इन्होंने साथ में बोला है कि हम 3 एडिशनल न्यू प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे दोनों कंट्रीज मिलकर बायलैटरल ट्राइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब ये क्या है, तो हमें ये जानना चाहिए क्या है। चाइना पाकिस्तान ग्रीन कॉरिडोर, यानी कि कुछ इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। चाइना पाकिस्तान हेल्थ कॉरिडोर, यानी कि कुछ मेडिसिन में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। चाइना पाकिस्तान डिजिटल कॉरिडोर, यानी कि साइबर सिक्योरिटी या कुछ डिजिटल डेटा कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। इसका फॉर्मल लॉन्च तो अभी नहीं हुआ है इन तीनों प्रोजेक्ट्स का, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ होगा व्हेन पीएम शहबाज शरीफ वुड विजिट चाइना। ओके, सो दिस वाज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, क्योंकि देखिए फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें नया एक स्ट्रिंग जुड़ता है हमें वो देखना है, लेकिन आपको कुछ सीएजी के बारे में भी थोड़ा सा जो मैं बताऊंगी वो पता होना चाहिए। ओके, वो घिसी पिटी चीजें है कि आर्टिकल 148 इनको अपॉइंट करता है एंड ऑल ऑफ दैट एवरीबडी नोज। ओके, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। आफ्टर ईसी नाउ सीएजी वर्क्स टू रेड फ्लैग फ्रीबीज स्टेट लार्गासे। तो देखिए क्या हुआ है कि आपको ये बात पता है, रेवड़ी कल्चर का जो डिबेट छिड़ गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, ये अपने कैंपेन में बोला गया। इस फ्रेज के बाद जिस तरह की डिबेट फ्रीबीज पे छिड़ी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक पैनल बना रहे हैं, जिसे मैंने आपको बताया था जुडिशियल ओवर रीच भी बोला गया कई एक्टिविस्ट द्वारा, स्पेशली मेरे द्वारा भी बोला गया। ये क्वेश्चन आए ना आए पर आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। पैनल बनाया गया कि फ्रीबीज पे बताइए क्या रिकमेंडेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पहले तो कहा कि इट्स बेटर कि हम इन चीज से, इस बेसिकली इस सब्जेक्टिव इशू से दूर रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जस्ट थोड़े दिन पहले ही क्या बोला, एक लेटर इशू किया कि हर पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाए कि आप क्या समझते हैं, आप कैसे फंड करोगे अपने इन प्रोमिसेस को, इस पे कुछ कुछ बताएं, रिवील कैसे करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, कैसे फंड करोगे, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व हो गए फाइनली। अब ये पहुंच गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तक, सीएजी तक। ओके, तो आप जानते हैं सीएजी के बारे में थोड़ा, तो आप ये बात जानते ही हैं कि ऑडिटिंग बॉडी है ये। ओके, कि कैसे एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। अगर आप एक कोई स्टेट गवर्नमेंट है फॉर एग्जांपल, अगर वो कहती है कि हमने देखिए इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से इतना अमाउंट निकाला, तो क्या सच में इतना अमाउंट निकाला गया है और उसी पर्पज के लिए यूज हुआ है कि नहीं। इन तरह की चीजों को ऑडिट करते हैं सीएजी, ठीक है। ये बात आपको पता है, और आपको ये भी पता होगा BR अम्बेडकर ने इनको सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस बोला था हमारे देश का, क्योंकि देखिए व्हेन यू डू नॉट मॉनिटर योर पर्स, everything else gets ruined, और कंट्री के लिए तो स्पेसिफिकली, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया सीएजी का ये तो हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूजुअली क्या होता है, जो सीएजी जिस तरह की ऑडिट करता है, वो एक होता है लीगल ऑडिट, एक होता है रेगुलेटरी ऑडिट, जो बेसिकली मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। फिर एक तीसरा होता है प्रोप्राइटी ऑडिट। अब प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है, जो ऊपर जो मैंने आपको दो चीजें बताई, यानी कि लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट, ये तो उसका मैंडेटरी है, मैंडेटरी ड्यूटी है सीएजी की। लेकिन एक होता है डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, कह सकते हैं आप, मतलब डिपेंड करता है। जैसे इस केस में मैं इसीलिए पहले आपको बता रही हूँ, इस केस में डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करेगा सीएजी। अभी तो इनको नहीं पता ये क्या करेंगे, पर इन्होंने बोला है कि हम फ्रीबीज पे कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये उनका डिस्क्रिशन है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। ओके, तो प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है, देखिए जब सीएजी क्या करता है, इट एक्चुअली लुक्स इनटू द विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब वो कमेंट करता है सीएजी कि क्या आपका एक्सपेंडिचर वेस्टफुलनेस की तरफ तो नहीं जा रहा, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, इसे तो आप बेसिकली पूरी अपनी स्टेट की इकोनॉमी या कंट्री की इकोनॉमी खराब कर रहे हो। इट वाज नॉट इवन रिक्वायर्ड, दिस इज रेवड़ी जस्ट टू गेट इनटू द डिबेट। ओके, तो इसीलिए ये प्रोप्राइटी ऑडिट है। थोड़ा इस तरह से सोचना शुरू कीजिए, ठीक है, कि क्या इसका एग्जाम्पल ये है कि नहीं है। ओके, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं कि सीएजी ने कहा क्या है। ऊपर जो लिखा है वो तो नॉर्मल है। देखिए ये जो इशू आया है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का, जो अब शायद सीएजी वुड लुक इनटू द मैटर ऑफ स्टेट्स, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टेट्स, उसमें देखेंगे केम अप ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ सीएजी's ऑडिट
एडवाइजरी बोर्ड AAB अर्लियर दिस वीक। अब देखिए ये जो बोर्ड है इट इज हेडेड बाय CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। जो बेसिकली ये जो बोर्ड है एडवाइजरी बोर्ड, ये क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं CAG को किस तरह के मैटर्स पे, ऑडिट पे किस तरह की कवरेज होनी चाहिए, किन तरह के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आप ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे, स्कोप क्या है, और प्रायोरिटाइज करेंगे। अच्छा सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्कीम का हम देख लेते हैं ऑडिट्स, ठीक है, प्रायोरिटी भी डिसाइड करते हैं। ओके, आर्ग्यूइंग दैट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव बिकम, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने बोली है जो सबको पता है, क्योंकि देखिए पैंडेमिक के टाइम पे या फिर पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन हम देखें, डेफिनेटली रेवेन्यू डेफिसिट हर एक स्टेट के पास है। हर किसी के पास पहले जैसा रेवेन्यू नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज लोगों की परचेजिंग पावर खुद की कम हो गई है ना। और ऑब्वियसली जब लोगों की इनकम कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। तो जब रेवेन्यू डेफिसिट है तो आप इतना सारा एक्सपेंडिचर कैसे कर लोगे, रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है तो, है ना। तो इसीलिए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए मैं थोड़ा सा इसे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कस इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिबेट इवॉल्व हो कैसी रही है। इसी से रिलेटेड एक और फ्रीबी से रिलेटेड मिस्टर मोदी ने भी आज कुछ कहा है, हम जब द हिंदू पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, सोर्सेज सेड दैट द ऑडिट बॉडी हैज कंपाइल्ड द रिलेटिव स्टेटस ऑफ, ओके अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि स्टेट्स का डेट कितना है, बोरोइंग्स कितनी है, सब्सिडीज कितने देते हैं, ठीक है। अब क्या ये सब्सिडीज फ्री भी हैं या नहीं है या वेलफेयर है, ठीक है, इन तरह की बातों पे रिकमेंडेशंस दी गई हैं। अभी तो कुछ एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे होगा सब कुछ, बट लेट्स सी। ऑडिट अथॉरिटीज एट प्रेजेंट लुक इनटू सब्सिडीज बट रिमेंशन, अब देखिए क्या होता है अभी ना, ये जो ऑडिटिंग अथॉरिटी है ये सब्सिडीज तो देखते हैं, जो भी सरकार सब्सिडी दे रही है, कितना अमाउंट उस पर एलोकेट किया गया है या फिर किस तरह से उसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो कुछ नहीं हुआ, ये सब तो चलो देखते हैं। पर रेमिशन और रिलैक्सेशन यूजुअली सब्सिडी में इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए इस तरह के रेमिशंस और रिलैक्सेशंस इवेड इट्स स्क्रूटनी, ठीक है। तो जैसे अगर आपको ये बात पता होगा कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो एक रेमिशन है, इंटरेस्ट सबवेंशन और लोन्स जो होते हैं कि अगर आप टाइमली पे कर देंगे तो आपको 5% नहीं 3% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने लोन पे, या फिर जो डिस्कॉम्स जो पावर डिस्कॉम्स है उनको थोड़ा सा, या लोन वेवर जो फार्मर को मिलते हैं कि अब ठीक है इतने साल से इतने साल में जितने फार्मर्स ने लोन लिया और वो नहीं उसको भुगता कर पा रहे तो उनको वेवर दे दिया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ है, यूजुअली CAG नहीं देखता इस तरह के एलिमेंट्स को, बहुत ओकेजनली होता है, जैसे मैंने आपको बताया इट इज डिस्क्रिशनरी कुछ चीजें, ठीक है। तो इसीलिए, पर अब क्योंकि द टाइम डिमांड्स, तो इनको देखना पड़ेगा। अब जैसे CAG में ये भी बात की गई है, जो स्टेट्स होती हैं क्या डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, टीवी, लैपटॉप्स, बाइसाइकिल्स, मिक्सी ग्राइंडर एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये तरह की चीजें डेफिनेटली सब्सिडी में तो इंक्लूड होती नहीं। तो अब देखिए, तो इसीलिए कैप्चर नहीं कर पाते, स्क्रूटनाइज नहीं कर पाते इन सारी चीजों को। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। अब देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए एक एग्जाम्पल की तरह, ये दोनों एक आपके लिए एग्जाम्पल की तरह काम करेंगे। I know I want to do something big. Girls who worked on satellite get ready for second launch. देखिए बहुत बार, अभी रिसेंटली भी हमने क्या देखा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है सेंटर की, उसको अब एक लेवल ऊपर करके क्या कर दिया गया है, इन्हांस कर दिया गया है, और उसमें ये भी इन्वॉल्व कर लिया गया है कि सेकेंडरी एजुकेशन गर्ल्स की प्रमोट की जाएगी, साथ ही साथ में गर्ल्स को प्रमोट किया जाएगा कि वो स्टेम फैसिलिटी, जो स्टेम सेक्टर होता है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इन तरह के जो सेक्टर्स हैं उनमें उनका काफ़ी ज़्यादा कम रेशो है, तो उनको उसमें प्रेरित किया जाए। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता है, आप नीति आयोग की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो गर्ल्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है कि कैसे साइंस में वो लैक कर रही हैं फील्ड में एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। तो देखिए क्या है, आपको पता है कि इसरो ने आजकल में क्या किया है, बेसिकली इट वाज प्लानिंग फॉर इट कि GSLV जो उनका सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है उसके थ्रू 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया है, कमर्शियल लॉन्च, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, जैसे मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, ठीक है। अब ये तो हो रहा है, लेकिन आपको पता होगा जब हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, अगस्त में हमने डिस्कस किया था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर सक्सेसफुल हो जाता, अपनी ऑर्बिट में अगर हम लॉन्च करने में सक्षम हो जाते, तो ये गेम चेंजर की तरह एक्ट करता है भारत के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, देखिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू आप
बहुत सारी स्मॉल स्मॉल सैटेलाइट्स ऊपर भेज सकते हैं, है ना। तो फिर इससे क्या होगा, लॉन्च रेट बढ़ जाएगा हमारी कंट्री का। आप यूएसए का देखिए कितना ज्यादा लॉन्च रेट है, जस्ट बिकॉज उनके पास स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, तो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन आपको याद होगा हम सेलिब्रेट कर रहे थे अगस्त में आजादी का अमृत महोत्सव, तो उसमें 750 लड़कियों ने, स्कूल गोइंग गर्ल्स ने मिलके 8 kg आजादी सैटेलाइट बनाई थी, आजादी सैट, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया था एसएसएलवी के थ्रू। तो देख सकते हैं आप कितनी कॉमन गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स, उन्होंने ये डेवलप किया था। तो आप डेफिनेटली इसको मेंशन करिए, ठीक है। दिस एंड अदर सैटेलाइट्स लॉन्च दैट डे, पर देखिए इनको डेफिनेटली अब दिसंबर में, अभी तो उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, दिसंबर में एक और लॉन्च के लिए ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एक सैटेलाइट बना रहे हैं। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल दैट यू कैन ऑलवेज मेंशन। 1 hour digital blackout, kids read an entire village is quiet and pleased। अब देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है। आपको ये बात पता है कि सबसे ज़्यादा पैंडेमिक के टाइम पे बच्चों के लिए, अब देखिए क्यों हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने हेरिटेज का देखा, हेरिटेज लेग देखी कि कैसे तमिल काशी का जो लिंक बनाया जाएगा, संगमम, ठीक है। बहुत सारी एनईपी के जो जितने भी फैक्टर्स हैं उसे देखना है, जैसे न्यूमरेसी और इस सारी तरह की चीज़ें। तो पैंडेमिक के टाइम पे सबसे बुरी चीज़ जो हुई थी कि बच्चों को बुक्स पढ़ने की आदत चली गई, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग, जो ऑनलाइन स्क्रीन वो देख रहे हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस, या जिस तरह की चीज़ें सामने आई। जब पैंडेमिक के बाद उन्हीं बच्चों का दोबारा से सर्वे किया गया तो पता चला कि एक 8वीं कक्षा का बच्चा सिर्फ तीसरी कक्षा तक का अब इंटेलेक्ट रखता है, उतना ही लिख पाता है जितना वो तीसरी कक्षा में एक बच्चा लिख सकता है। तो आप बहुत इस तरह की स्टार्टलिंग रिपोर्ट सामने आई थी, ठीक है। तो इन तरह की चीज़ों के लिए इनोवेटिव सा एक एग्जाम्पल, या आप ऐसे में लिख सकते हैं जहाँ भी आपका मन करे। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है संगली, महाराष्ट्र, संगली डिस्ट्रिक्ट का एक एग्जाम्पल है। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, जो स्कूल के हेडमास्टर हैं वो कुछ स्टेयर्स चढ़ के रूफ पे चले जाते हैं, और एक सायरन जो वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है जिला परिषद स्कूल मैनेजमेंट द्वारा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा, वो उसको बजाते हैं। और उसको अलार्म को जैसे ही बजाते हैं, जैसे ही सायरन रिवर्बरेट करता है थ्रू द खेरा देवांगी विलेज, देखिए सिर्फ एक विलेज नहीं, 4-5 और विलेजेस हैं, तो आप संगली महाराष्ट्र सिर्फ इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये सायरन बजता है, जो मदर्स हैं बच्चों की, वो क्या करती हैं, जो भी बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं उन्हें वापस बुला लेती हैं, और फिर जैसे ही सारे बच्चे घर पे आ जाते हैं, टीवी, मोबाइल फोन सबको स्विच ऑफ कर दिया जाता है, साइलेंट मोड पे कर दिया जाता है, कोई टीवी नहीं देखता, कुछ नहीं होता। सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी बुक्स निकालते हैं और दे सिट डाउन, आइदर दे रीड और लर्न और डू देयर होमवर्क, और उनके पेरेंट्स उन पे वॉचफुल आई रखते हैं। इवन जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो भी उन्हें ज्वाइन करते हैं रीडिंग में, या फिर वो क्या करते हैं, अपनी रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। सो इट्स अ डिजिटल ब्लैकआउट टाइम। देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है ना, अगर इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए जीएस4 में तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब ये 6 महीने हो गए ऐसा चल रहा है ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। ओके तो देखिए बात क्या है, जब जैसे अगर आप पढ़ने बैठे 7 से 8 हर दिन ऐसा होता है, इवन संडेज को भी होता है, जैसे ही आप पढ़ने बैठे, ठीक है, तो हर बच्चे को क्या होता है, बाहर से कोई खेलने के लिए बुलाने आ गया। लेकिन ऐसा होगा ही ना, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि 7 से 8 बजे हर बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो हर बच्चा ही पढ़ रहा है, तो कौन बुलाने आएगा आपको। इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव दैट वे, क्योंकि आप एटलीस्ट, और इसके रिजल्ट जब देखे गए तो स्कूल्स में काफ़ी अच्छा ये बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे कंसिस्टेंसी भी आई, क्योंकि कोई भी 1 घंटा रोज पढ़ना ही पढ़ना है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आप पढ़ नहीं रहे। सो इट्स अ गुड थिंग। ओके तो एक रीडिंग हैबिट या फिर इस तरह के एग्जाम्पल्स के लिए भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बाकी द हिंदू के आर्टिकल्स। तमिलनाडु सेट्स अप गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखिए तमिलनाडु इज डूइंग अ लॉट इन द इन्वायरमेंट सेक्टर, ये बात आपको पता है, हमने बहुत रिसेंटली डिस्कस किया था। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी इन्होंने खोला है, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, ठीक है, ताकि क्लाइमेट एक्शन को स्टीयर कर सके। ये सब कुछ आपको पता है। फाइनली क्या हुआ है, इन्होंने गवर्निंग काउंसिल को एस्टैब्लिश किया है, तमिलनाडु गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसमें बहुत एमिनेंट पर्सन्स, एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, ताकि क्लाइमेट चेंज मिशन को आप अपना इनपुट दे सकें। और क्या क्या तमिलनाडु कर रहा है, ग्रीन मिशन चला रहा है, क्लाइमेट चेंज मिशन चला रहा है, वेटलैंड्स मिशन चला रहा है, क्योंकि आपको पता है तमिलनाडु में बहुत सारे वेटलैंड्स भी हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं, नथिंग स्पेसिफिक हियर, बट ये क्या होगा, जो सीएम स्टालिन है वो इनको हेड करेंगे इस पर्टिकुलर गवर्निंग काउंसिल को। तो बेसिकली एडवाइस किया जाएगा गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कैसे आपने
क्लाइमेट चेंज पे अपना सब कुछ करना है, सारे एक्शंस कैसे लेने हैं। टैक्स पेयर्स आर सैडन्ड बाय रेवड़ी कल्चर सेज मिस्टर मोदी। यही वो आर्टिकल है जो मैं आपको बता रही थी कि मिस्टर मोदी ने भी इस चीज़ पे दोबारा कुछ कहा है। देखिए, मैं एंडोर्स करती हूँ इस आर्टिकल को कि नहीं करती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द फैक्ट इज कि ये चीज़ डिबेट में इंक्लूड हो रही है। ठीक है, टैक्स पेयर्स का मामला आ गया तो हमें ये बात डिस्कस करनी पड़ेगी। आप अग्री करते हैं? कई लोग ये कहते हैं कि व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट डज इज बाय डिफॉल्ट वेलफेयर एंड व्हाट अदर्स आर डूइंग इज रेवड़ी, सो दैट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म अपने दिमाग में रखिए, पर फिर भी हम इसे देखेंगे कि क्या कहा है। ओके, अब देखिए, इन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है वेलफेयर स्कीम्स जो पुअर्स को बेनिफिट करते हैं और फ्रीबीज के बीच में, जो बेसिकली सैड कर देते हैं कि इनको एक एवरेज टैक्स पेयर को कि उनका पैसा कहाँ यूज कर रही है सरकार ऐसे रेवड़ियां बांटने में। ठीक है, तो इन्होंने साथ ही में एक एग्जाम्पल भी दिया है। कब दिया है? ये गृह प्रवेश सेरेमनी को इनॉग्रेट कर रहे थे, जहाँ पे अराउंड 4.5 लाख बेनिफिशरीज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो उसमें बेसिकली जो घर दिया जाएगा। तो अब देखिए, इन्होंने बहुत ही इमोशनल एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अब हम 4 लाख हाउसेस दे रहे हैं, बांट रहे हैं जैसे, या क्या होगा, हर टैक्स पेयर जो है कंट्री में वो डेफिनेटली ये फील कर रहा होगा कि एक कोई गरीब भाई मेरा मध्य प्रदेश में इनोग्रेट कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में कोई एक गरीब भाई मेरा इस बार क्या होगा, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर पाएगा, या फिर उन्हीं की तरह, या फिर एक पक्का हाउस अगर किसी को मिल जाएगा तो उनकी बेटी की लाइफ सुधर जाएगी, है ना। पर उनको इन तरह के टैक्स पेयर्स को जो इस तरह की स्कीम्स के लिए इतना ज़्यादा खुश फील करते हैं, लेकिन ये तरह के जो लोग हैं वो बहुत हर्ट फील करते हैं जब उनका जो मनी होता है वो रेवड़ियों की तरह डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज अनदर स्ट्रैंड जो इवॉल्व हो रहा है एक फ्रीबीज की डिबेट में। ओके, now this is also something very important. Decisions taken in past 8 years helped India tide over pandemic. PM, अब देखिए, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए। मिस्टर मोदी ने कहा है, देखिए ऑब्वियसली हम पैंडेमिक से निकल के आए हैं, कोई एक दिन की बात तो है नहीं कि हम या फिर 100 दिन के अंदर ही अंदर रिकवर कर लेंगे, लेकिन हमने फिर भी इतनी रिजिलियंट दिखाई है। क्यों? क्योंकि पिछले 8 साल में जितना काम किया गया है हमारी सरकार द्वारा, उसने हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है। ठीक है, तो मिस्टर मोदी सेड इंडिया हैड, अब क्या है, मिस्टर मोदी ने ये भी कहा है, जब हमने सरकार ली थी तो हम 10वें नंबर पे थे इकोनॉमी में, अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। क्यों? अब देखिए, बहुत सारे ये चलते हुए हम, जैसे यूके है, यूके फॉर एग्जांपल, हमने उन्हीं को तो टेक ओवर किया है। यूके इज एक्चुअली डीलिंग विद अ वेरी वेरी बैड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जितनी बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, देखिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कितने हद तक स्टेबल हैं, इस तरह की बातें इन्होंने बोली है। अब इन्होंने बोला ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया है क्योंकि जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी, हिंड्रेंसेस थी, हमने उसको निकाल के फेंक दिया है। ये कहाँ बोला है इन्होंने? एक लॉन्च पे बोला है, रोजगार मेला रिक्रूटमेंट ड्राइव, जहाँ पे 10 लाख यूनियन गवर्नमेंट जॉब्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मास नंबर्स में दिए गए हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं। द न्यू, अब देखिए इनका बार ए ग्रुप ए बी सी तीनों लेवल्स की जॉब्स इनको दी गई हैं, सब इंस्पेक्टर और आर्म्ड फोर्स में भी, और लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, इन सारी तरह की जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट की गई है। देखिए, इनका ये कहना है कि हमने क्यों एक साथ इतने सारे रिक्रूटमेंट किए, क्योंकि जब एक साथ लोगों को रिक्रूट किया जाएगा तो फिर उन्हें, अगर हमने एक क्या किया, एक पॉलिसी या एक स्कीम बोला कि हमें इतने टाइम लाइन में हमें खत्म करनी है, तो सबने एक ही साथ शुरू किया तो एक साथ खत्म कर सकते हैं। ये नहीं कुछ लोग पहले ज्वाइन किया बाद में, तो टाइमलाइन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इंडियन टीवी प्रोफेशनल एंड फ्रेंड किल्ड बाय डिसबैंडेड स्पेशल फोर्सेस यूनिट इन कीनिया। देखिए, क्योंकि हम अफ्रीकन कंट्रीज, डेफ एक्सपो हमने अभी देखा, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस कैसे, चाइना वाला एंगल है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें थोड़ा सा देखना है कि हमारे लिए कुछ एमिनेंट पर्सन होते हैं, या डायस्पोरा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 इंडियन नेशनल्स थे जो मिसिंग थे पिछले 3 महीने से कीनिया के अंदर। अब उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है वहाँ के प्रेसिडेंट द्वारा कीनिया के, कि दे वर एक्चुअली किल्ड बाय अ नोटोरियस स्पेशल फोर्सेस यूनिट, जिसको डिस्बैंड कर दिया गया था, सरकार ने उसे बिल्कुल खारिज कर दिया था और बंद कर दिया था, तो उन्हीं के फोर्सेस द्वारा उनको मारा गया था। रीजन इन्होंने नहीं बोला है, पर आप देख सकते हैं कि ये 2 दोस्त थे, जुल्फिकर अहमद खान और उनका मोहम्मद जैद। ठीक है, तो इनको दोनों को मार दिया गया है। इन्होंने काफ़ी बोला कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारा पॉलिटिकल कैंपेन था प्रेसिडेंट का, वो उन्होंने ही सारा कवर किया एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट इज़ डेफिनेटली अ सैड इशू। ओके, एक्सेस टू पैलिएटिव केयर ओनली फॉर 1 to 2% ऑफ दोज इन नीड, डेटा। अब देखिए, डेटा क्या बताता है
ये डेटा आया कहाँ से है? हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा एनालिसिस रिलीज्ड बाय हेल्थ यूनिट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिकी। इन्होंने बोला है, देखिए पूरे पॉपुलेशन का जितने भी लोग यानी कि पेलिएटिव केयर मांगते हैं उनमें से सिर्फ 1-2% ऐसे लोग होते हैं जिनको सरकार द्वारा पेलिएटिव केयर मिलती है, और ग्लोबल एवरेज की अगर हम बात करें तो 14% जो लोग पेलिएटिव केयर मांगते हैं उनको मिलता है, और भारत में क्या है 1 से 2%। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए पेलिएटिव केयर है क्या। देखिए इससे क्या करते हैं आप, यू एक्चुअली वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट्स, चाहे वो एडल्ट्स हो चाहे वो चिल्ड्रन हो या फिर उनकी फैमिलीज की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी इंसान एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस जैसे कैंसर या डिमेंशिया इन तरह की चीज़ों से गुजर रहा है, देखिए डिमेंशिया की अगर हम बात करें, आप एग्जाम्पल लें, तो उसमें जैसे ही इलनेस प्रोग्रेस करती रहती है तो क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अपनी सारी याददाश्त भूलने लगते हैं। कई लोग इतना भी भूल जाते हैं कि खाना कैसे होता है, दे एक्चुअली बिकम चाइल्ड। और मतलब एक बच्चे को जैसे आपको खाना सिखाना पड़ता है, कैसे आप उनकी केयर करेंगे, देखिए फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। तो इस तरह की केयर के लिए कि उनकी क्वालिटी ऑफ इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना वो सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द एनालिसिस शोज दैट while India stands at number 3 in terms of, अब देखिए सबसे ज़्यादा जो कैंसर पेशेंट्स हैं उसमें नंबर 3 पे हम आते हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो कैंसर पेशेंट्स हैं नंबर 3 हमारी कंट्री है। तब भी जो मोस्टली हमारी कंट्री की स्टेट्स हैं दे डू नॉट इवन हैव एन एनेबलिंग लेजिस्लेशन और पॉलिसी टू इंटीग्रेट पैलिएटिव केयर विद ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो जी हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, जो कीमोथेरेपी होगी या जो भी किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ की जो लाइफ थ्रेटनिंग है उसके लिए जो ट्रीटमेंट देंगे आप देंगे, पर उसके साथ पैलिएटिव केयर, देखिए एक डिजीज सिर्फ डिसीज नहीं होती कि आपको फिजिकल पीड़ा हो रही है, बहुत हद तक आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपका सोशल जो सराउंडिंग्स है सब कुछ एकदम डिसरप्ट हो जाता है। तो ये पैलिएटिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं ना डेमोक्रेटिकली, जैसे हमने आरटीआई की बात की, जिस तरह से हमारा दिमाग जितना जितना खुल रहा है, अब हमने ग्लोबल एवरेज से कंपेयर किया, तो जितना ग्लोबलाइजेशन होगा आपको पता चलेगा अच्छा ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होता, पैलिएटिव केयर भी होता है, एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सारे एस्पेक्ट जब जितना आपका माइंड इवॉल्व करेगा इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें ज़रूर मेंशन कीजिए, जैसे कि हम पढ़ते हैं पीडब्ल्यूडीज के मामले में पढ़ते हैं कि कैसे सिर्फ एक लेजिस्लेशन से उनका सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, तो बहुत सारा कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करना ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। करंटली ओनली 3 स्टेट्स, अभी करंटली अब हम बात करें केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलावा कोई भी स्टेट एक पैलिएटिव केयर पॉलिसी स्पेसिफिकली नहीं लेके आया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं फिनेंशियल बर्डन भी सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा जो कैंसर की वजह से फिनेंशियल बर्डन आता है ना ये बहुत ज़्यादा आता है, तो ये भी इन्होंने चीज़ मेंशन की है। देखिए अगर आपको पता है नेशनल हेल्थ मिशन में क्या लॉन्च किया गया है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जिसमें डायबिटीज़ होती है, कैंसर होता है, इस तरह के जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जो कई लोग समझते हैं जब पैंडेमिक आया था तो लोगों को लग रहा था कि कम्युनिकेबल डिसीजेज से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं, ऐसा नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज से सबसे ज़्यादा टोल आता है, लाइफ पे फिनेंशियल बर्डन आता है, पैलिएटिव केयर की नीड्स आती हैं। तो अब ये देखिए नेशनल हेल्थ मिशन में इनको भी नॉन स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, कंट्रोल, इसको भी इस एस्पेक्ट को भी इंक्लूड किया है। तो अगर आपसे कोई स्टेप मांगे तो आप ये लिख सकते हैं, एनजीटी स्टॉप्स कॉर्बेट टाइगर सफारी वर्क टिल पैनल सबमिट्स ट्री फेलिंग रिपोर्ट। देखिए क्या हुआ है, एनजीटी हमने कल भी डिस्कस किया था, एनजीटी ने अब फाइनली उत्तराखंड सरकार को ये बोल दिया है कि देखिए आप प्रोसीड कर ही नहीं सकते पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के साथ, जिसके तहत बहुत सारी इलीगल फेलिंग हुई है ट्रीज की, जितनी परमिशन ली गई थी उससे ज़्यादा फेल किए गए हैं ट्रीज को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। जब तक आप कंप्लीटली एक फाइनल रिपोर्ट वो जो कमेटी है सबमिट नहीं कर देती, तब तक अब इस टाइगर रिजर्व में ये सफारी प्रोजेक्ट कोई लॉन्च वॉन्च नहीं हो सकता। ओके, इमरान खान कॉन्टेस्ट पाकिस्तान ईसीज ऑर्डर इन कोर्ट। देखिए हमने कल देखा था पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है मिस्टर इमरान खान को, कि आपने बहुत सारे अपने फॉरेन लीडर्स, फॉरेन फ्रेंड से बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं, है ना, लिए तो लिए, फिर आपने उनकी नीलामी की, उनको बेचा, फिर उससे जो पैसे आए वो आपकी एक इलीगल वेल्थ में ऐड हो गए, तो ये एक क्राइम है। आप क्या करेंगे, आप बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हट जाएंगे, मेंबरशिप खो देंगे अपनी, और साथ में आप अगले 5 साल के लिए इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। देखिए जो शहबाज शरीफ की सरकार है, जिनके लिए इतना बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं, या आर्मी है जिनके लिए इतना बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं इमरान खान, उनको कुछ तो करना ही है, पॉलिटिक्स तो वहां भी चलती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हुई है। अब देखिए फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बोला है कि देखिए कोई बात नहीं, आपने दे दिया
इलेक्शन कमीशन ने एक वर्डिक्ट दे दी, अब हम हाई कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के पास तो डेफिनेटली उसका एपेलेट पावर है ही ना। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या कहेंगे, लेट्स सी। China's party amends constitution boasting the core status of she। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ टेक्निकल चीजें जो यहाँ पे लिखी हैं उसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये वर्ड्स आप जरूर मेंशन करिए। ओके, क्लीशे चीजें लिखने से अच्छा कुछ स्पेसिफिक लिखिए जो हुआ है पार्टी में। चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑन सैटरडे, आपको पता है फाइनली ये कांग्रेस अब सैटरडे को अब खत्म हो गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल हमने डिस्कस किया था कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, इनके जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जाएगा। तो उसको अमेंड किया गया है, बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं, तो हम देखते हैं क्या। आपको ये भी पता है कि हर 5 साल में एक बार ये कांग्रेस मिलती है, और फाइनली हम इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी ही थे कि शी को 3rd टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको ऑब्वियसली मिल ही गया है, क्योंकि हर तरह का ऑपोजिशन इन्होंने हटा दिया है। हम डिस्कस करेंगे अभी नंबर 1 पेज पे भी कुछ बहुत ज्यादा जिसने हेडलाइंस छीन ली है, इस तरह का एक आर्टिकल आया है। ओके, तो हम देखते हैं बेसिकली क्या दिया गया है। शी जिनपिंग को एक अनचैलेंज्ड कोर स्टेटस दिया गया है। जो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन सेड इट इज नाउ एन ऑब्लिगेशन। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, कि अब ये ऑब्लिगेशन है हर एक पार्टी मेंबर पे कि वो फॉलो करेंगे द लीडरशिप कोर को। जो उनकी विजन है वो चाइना की विजन है, जो वो कहेंगे वो सेंट्रलाइज्ड यूनिफाइड लीडरशिप अब हमें लीड करेगी, वो बिल्कुल कमांड है जो उन्होंने कह दिया। ठीक है, तो अब देख सकते हैं अब इनको डिक्लेयर कर दिया है कोर लीडर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज लास्ट अमेंड। देखिए इनको कोर तो बोल दिया गया था 2017 में, लेकिन जिस तरह की अमेंडमेंट अभी हम देखेंगे और ऐड की गई है वो इनको एक लेवल ऊपर ले गई है। ओके, तो ऑब्लिगेशन कर देना कि कोई पार्टी मेंबर इनके खिलाफ एक वॉइस भी रेज नहीं कर सकता, तो आपने सदैव के लिए इनको बना दिया ना, कोर स्टेटस दे दिया। ठीक है, तो ये चीज अब देखिए इन्होंने बोला है फोर्स द पार्टी सोल। अब पार्टी का सोल क्या है? पार्टी का सोल वही है जो शी जिनपिंग का थॉट है, पार्टी की आत्मा वही है जो शी जिनपिंग कहते हैं हमारी आइडियोलॉजी है। अब देखिए आइडियोलॉजी क्या है इनकी, बहुत बार देखिए हर कंट्री की एक आइडियोलॉजी है, मतलब आई थिंक इंडिया की कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजी नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली बहुत सारी पार्टीज आपस में डिवाइडेड है। लेकिन अगर हम वेस्ट देखते हैं तो लिबरलिज्म उनकी आइडियोलॉजी है। आप कहेंगे नहीं वहां पे भी तो पार्टीज है, लेकिन दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजी लिबरलिज्म ही है। ठीक है, वेस्ट की। तो अगर हम देखते हैं रशिया, तो रशिया की कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी शी जिनपिंग ने 2017 में कहा था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। हमारी आइडियोलॉजी है थॉट ऑन सोशलिज्म, हमारा सोशलिज्म ही आइडियोलॉजी है, बट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ न्यू एरा। मतलब हमारा सोशलिज्म चाइना कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है, जो यूनिक है, चाइना टाइप्स है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। और किस तरह की अमेंडमेंट की गई है, बेसिकली देखिए क्या होगा। पार्टी को कॉल किया गया है फॉर टू एस्टैब्लिशेस एंड टू अपहोल्ड्स टू एंश्योर मिस्टर शीज कोर स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू एस्टैब्लिशेस यानी 2 चीजें एस्टैब्लिश की गई हैं, यानी शी को 2 पोस्ट दी गई हैं। टू एस्टैब्लिश एंड टू अपहोल्ड, मतलब 2 पोजीशन जो दी गई हैं उसको आपको दोनों को अपहोल्ड करना है, हर एक पार्टी मेंबर को। हम देखते हैं कौन सी पोजीशन दी गई है। ओके, एस्टैब्लिशिंग शी जिनपिंग्स कोर पोजीशन इन द पार्टी सेंट्रल कमेटी। पार्टी सेंट्रल कमेटी में एक तो आपने दे दी, कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल कमेटी में इनको कोर स्टेटस दे दिया, और एंड इन द पार्टी एज अ होल, एंड एस्टैब्लिशिंग द गाइडिंग रोल ऑफ शी जिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ न्यू एरा हैज enabled द पार्टी टू सक्सेसफुली रिजॉल्व द एक्यूट प्रॉब्लम्स। एक तो आपने उनको स्टेटस दिया पार्टी के अंदर, जो सेंट्रल पार्टी कमेटी हमने देखी, साथ ही साथ उनका जो थॉट है उसको आपने एस्टैब्लिश किया है, और आपको उनके थॉट को और लीडर को दोनों को अपहोल्ड करना है। ओके, अब हर पार्टी मेंबर को मोर कॉन्शियसली अपहोल्ड करना है कॉमरेड शी जिनपिंग के कोर पोजीशन को, जो पार्टी में उन्हें दिया गया है। ओके, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। उनकी यूनिफाइड लीडरशिप को जो सेंट्रलाइज कर दी है, अब जो बोलेंगे वही अथॉरिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन इज गॉन। अनदर अमेंडमेंट कॉल्ड फॉर कैरिंग फॉरवर्ड, एक और अमेंडमेंट की गई है, तो हम देख लेते हैं। कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी वाली फाइटिंग स्पिरिट है ना इनके डिप्लोमैट्स की, उसी को। ठीक है, और क्या किया गया है, इसको इंक्लूड किया गया है कि मिस्टर शी के जो की कैंपेन्स हैं, देखिए कॉमन प्रोस्पेरिटी एक वर्ड है जो बहुत बार शी जिनपिंग अपनी स्पीचेस में बोलते हैं। कॉमन प्रोस्पेरिटी एक ऐसा वर्ड है जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर बहुत बार यूज किया जाता है, कि हर बंदा साथ ग्रो करेगा। ठीक है, कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, इसलिए रिड्यूस करेंगे अब इनइक्वालिटी, जो चाइना में थोड़ी सी है, वैसे तो अब पहले से बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने पॉवर्टी बहुत हद तक रिमूव कर दी है।
पहले के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पुअर पीपल है ही नहीं, पर अब ये और काम करेंगे रिड्यूसिंग पावर जो इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में, ठीक है। साथ ही में ये क्या करेंगे, कॉमन प्रॉस्पेरिटी में देखिए जितने भी प्राइवेट सेक्टर बहुत सारा अगर कैश कॉर्नर कर रहे हैं तो उनको भी टेम करना शुरू करेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट यू कैन सी। द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कॉल्स फॉर रेजोल्यूटली अपोजिंग एंड डेटरिंग सेपरेटिस्ट। अब देखिए ये पहली बार है, लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा था कि हम मानते हैं रीयूनिफिकेशन ऑफ द मदरलैंड एंड स्ट्रेंथनिंग यूनिटी ऑफ ऑल चाइनीज पीपल इंक्लूडिंग इन ताइवान। रीयूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड मतलब जितने भी टूटे टूटे तिब्बत है या फिर ताइवान है या फिर जो हमारा जिनजियांग रीजन है, इस तरह को कंप्लीटली रीयूनिफाई कर देंगे, हांगकांग है या फिर, ठीक है। तो ये चीज, लेकिन अब पहली बार ऐसा लिखा गया है, अमेंड किया गया है कि हम अपोज करेंगे और डराएंगे उन सेपरेटिस्ट को जो ताइवान इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी लैंग्वेज को क्या कर दिया, शापन कर दिया ताइवान के ऊपर। ईरान वॉन्स वेस्ट ओवर क्लेम्स अबाउट ड्रोन सप्लाई। देखिए क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को बोला है, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने बोला है कि एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमें ये शक है कि यूक्रेन में जो रशिया ड्रोन डिप्लॉय कर रहा है वो ईरान से लिया उन्होंने इमरजेंसी के बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने बोली है, ठीक है। तो अब इस पे देखिए ईरान ने बोला है कि हमने तो आज तक कोई ऐसा सप्लाई नहीं किया रशिया को इस तरह के वेपन्स के वो स्पेसिफिकली जाके यूक्रेन में यूज करें। और ये जो कर रहे हैं ना, और मॉस्को ने भी यही बात बोली है, जो आप इतना प्रेशर टैक्टिक्स ईरान पे अपना रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज है, प्लीज कम ऑन स्टॉप विद दैट, ओके। आप आए दिन ईरान के ऊपर कोई ना कोई चीज उठा के ले आते हैं, ये चीज इन्होंने बोली है। प्रो रशियन ऑफिशियल्स ऑर्डर इवैक्यूएशन ऑफ खरसोन रेसिडेंट्स। देखिए क्या हुआ है, आपको पता है कि खरसोन और बहुत सारी और टेरिटरीज जो इन्होंने इन्वेड कर ली थी, ऑक्यूपाई कर ली थी रशिया ने, उसमें बेसिकली जो रशिया को जो टिल्ट करते हुए ऑफिशियल्स हैं, वहाँ के जो हेड्स हैं, उन्होंने बोला है अपनी जनता को, अपनी सिविलियंस को, देखिए जितना जल्दी हो सके आप भाग जाइए, इनवर्ड्स आ जाइए, आप बॉर्डर या उस फॉल्ट लाइन पे ना रहिए, क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री किसी भी टाइम उसको वहाँ पे कर सकती है, यानी कि वहाँ पे इन्वेड कर सकती है। इनका तो ये कहना है ये एक टेरर अटैक होगा कीव द्वारा, इनका ये कहना है, जबकि ये यूक्रेनियन टेरिटरी है। तो इन्होंने बोला है कि आप थोड़ा अपने आप को सेफ रखने के लिए थोड़ा इनवर्ड्स आ जाओ इनटू द टेरिटरी, ओके। अब हम देखते हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से कैसे हटाया गया, ठीक है। फ्राइडे को क्या हुआ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ग्लोबल वॉच डॉग है किस चीज पे, एंटायर मनी लॉन्ड्रिंग पे, जो कॉम्बैट करता है फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो AML एंटायर मनी लॉन्ड्रिंग, CFT कॉम्बैटिंग, CFT इज कॉम्बैटिंग फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है। इस तरह के एफर्ट्स को दो एफर्ट्स होते हैं FATF के। तो फाइनली FATF ने अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ग्रे लिस्ट क्या होती है, इनहैंस्ड मॉनिटरिंग, मतलब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखें आपके ऊपर हैं, आप टेरर फाइनेंसिंग नहीं होने दे सकते, ठीक है। अब लेकिन इन्होंने फाइनली ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की सरकार ने काफी सिग्निफिकेंट प्रोसेस दिखाई है इन इम्प्रूविंग लीगल एंड गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स। 2018 में इनको लाया गया था ग्रे लिस्ट के अंदर, 4 साल हो गए हैं, 4 साल बाद इन्हें हटा दिया गया है, ठीक है। How does FATF work and what do grey lists and blacklist refer to? देखिए 39 मेंबर बॉडी है जिसको कब सेटअप किया गया था, 1989 में। 1989 में क्यों, जो G7 एडवांस कंट्रीज का जो ग्रुप है G7, उनकी मीटिंग द्वारा ये बनाया गया था। तो आज अगर हम देखें 37 कंट्रीज इसके अंदर हैं, साथ में दो क्या है, दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक है यूरोपियन कमीशन, साथ में है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल GCC, ठीक है। तो इंडिया ने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में FATF को एज ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था हमें 2006 में, हम फुल मेंबर बने थे FATF के 2010 में, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम मिशन स्टेटमेंट की बात करें, FATF इसके मुताबिक FATF मेंबर्स को क्या करना होता है, उनको रेगुलरली मीट करना होता है, ताकि वो सारी कंट्रीज की, बहुत सारी कंट्रीज में जिन पे स्पेकुलेशन है, तो उनको आप बेसिकली रिव्यू कर सकें कि किस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग टेक्निक्स वहाँ पे अप्लाई की जाती है और सरकार उसके खिलाफ क्या काउंटर मेजर ले रही है। प्रमोट करते हैं अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FATF रिकमेंडेशंस ग्लोबली, ओके। अगर हम बात करें FATF की डिसीजन मेकिंग बॉडी, जिसने अभी फाइनली ये चीज दी है कि ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा पाकिस्तान को, वो क्या होती है, प्लेनरी मीटिंग जिसे हम कहते हैं। प्लेनरी मीटिंग क्या होता है, 3 बार मिलते हैं एक साल में, 1 फरवरी, 1 जून, 1 अक्टूबर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, दे टेक स्टॉक ऑफ म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट्स MERs ऑफ द कंट्रीज। देखिए सारी कंट्रीज मिलके, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हमने रिव्यू करने हैं कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है सुधार करने में, अपने टेररिज्म से रिलेटेड जो लिंक्स है उसमें, तो सारी कंट्रीज मिलके म्यूचुअली इवेल्युएट करेंगी, ठीक है, और रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगी, रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है। उसी के मुताबिक आप डिसाइड करोगे किसको ग्रे लिस्ट में रखना है, किसको
को ब्लैक लिस्ट में, किसी को नॉर्मल मेंबरशिप स्टेटस देना है, ठीक है। तो ये चीज़, अगर कोई भी कंट्री होती है जिसमें हमें लगता है कि बहुत डेफिशिएंसी है, बहुत मेजर डेफिशिएंसी है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में या टेररिज्म फाइनेंसिंग के केसेस में, तो उसे आप क्या करते हैं, ग्रे लिस्ट। देखिए ग्रे लिस्ट मेंशन नहीं है इनके चार्टर में, इसको लिखा गया है जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये चीज़, वैसे हम इसे बहुत कॉमन टर्म्स में ग्रे लिस्ट कहते हैं। और अगर फाइनली जो FATF ने कंसर्न्स दिखाए हैं कि इस वजह से आपको ग्रे लिस्ट में रखा गया, और अगर आप उनको नहीं पूरा कर पाते तो फिर आपको और डिग्रेड कर दिया जाता है हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस लिस्ट में, यानी कि ब्लैक लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। अब दोनों ही कंट्रीज जो दोनों तरह की लिस्ट में होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल स्ट्रिक्चर्स, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। इट्स लाइक अ ग्लोबल रेटिंग, मतलब आपको गंदी ग्लोबल रेटिंग मिली है तो आपके साथ कोई डील नहीं करेगा, IMF वर्ल्ड बैंक आपको लोन नहीं देंगे, या फिर आपके प्राइवेट कंपनी को इन्वेस्ट करने नहीं आएगी आपकी कंट्री में, कोई कंट्री आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करती। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी। ओके अब देखिए जो रिसेंटली प्लानरी सेशन हुआ है अक्टूबर 20-21 में, उसमें FATF कंट्रीज, देखिए मैंने आपको बताया था म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिव्यू रिपोर्ट होती है, तो उसमें ऑब्वियसली म्यूचुअल में इंडिया भी तो इंक्लूडेड है, इंडिया भी तो एक मेंबर है, तो इंडिया ने भी रिव्यू किया है किसको, रिकॉर्ड ऑफ 26 कंट्रीज के सारे रिकॉर्ड को रिव्यू किया गया है। तो क्योंकि यूनानिमसली डिसीजन लिया जाता है, तो इंडिया ने भी यूनानिमसली डिसीजन में अपना कंट्रीब्यूट किया कि जी हाँ, पाकिस्तान को और निकारागुआ को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया, ठीक है, दोनों को, पाकिस्तान और निकारागुआ। अब देखिए लेकिन कुछ लोगों को ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है, वो कौन से हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोजाम्बिक और तंजानिया, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में म्यांमार को ग्रे लिस्ट से रिमूव तो कर दिया, लेकिन उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि आपको पता है वहां पे जनता का कू हुआ था और किस तरह के वो मेजर्स वहां पे हार्श ले रहे हैं अपनी जनता पे ही, ठीक है। जनता मतलब वो आर्मी वाली जनता, और जनता मतलब आम लोग वाली जनता, दूसरे वाला टर्म जो मैंने यूज किया। वाई वॉज पाकिस्तान रिमूव फ्रॉम ग्रे लिस्ट, अब क्यों रिमूव किया, देखिए जो FATF की डेलिब्रेशंस जो कंप्लीट सीक्रेसी में हेल्ड की जाती है, एंड द डिसीजंस आर मेंट टू बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज एंड प्रोसीजर, क्या टेक्निकल प्रोसीजर्स उन्होंने फॉलो किए, बहुत इम्पार्शियल होती हैं इनके डिसीजंस, बहुत ज़्यादा। तो यही चीज पाकिस्तान के केस में भी की गई। सो द ग्रे लिस्टिंग ऑफ पाकिस्तान हैज टू बी सीन इन द टोटलिटी ऑफ द प्रोसेस एंड मेजर्स इट हैज टेकन। पाकिस्तान ने कुछ मेजर्स भी होंगे अच्छे, तभी तो उनको हटाया गया। तो पाकिस्तान पहली बार ग्रे लिस्ट में नहीं गया था, 2012-2015 तक में भी वो ग्रे लिस्ट में ही था, ठीक है। तब भी FATF ने बहुत सारे स्टेप्स इनको मैंडेट किए थे, 2018 में भी है। 2018 में देखिए जब इनको ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया गया तो इनको 2 एक्शन प्लान दिए गए, आप ये 2 एक्शन प्लान पूरे कर दें, जिसके अंदर 34 पॉइंट्स है, 27+7, ठीक है। 2 एक्शन प्लान हैं, आप दोनों के दोनों पूरे कर दो। पहले एक बारी जो प्लानरी सेशन हुआ था उसमें उन्हें 27 एक्शन प्लान दिया गया था, 27 पॉइंट एक्शन प्लान। फिर उनको एक और बार जब उन्होंने वो भी मीट नहीं किया, उनको एडिशनल 7 और पॉइंट बोल दिए, इन्हें भी पूरे करो। अब पहले वाले तो कर नहीं पाया, ठीक है। तो 34 पॉइंट उन्हें पूरे करने थे इस्लामाबाद को, जिसमें बेसिकली आपको मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कुछ लॉज लाने थे, एंटी टेरर लॉज लाने थे इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। पाकिस्तान ने साथ ही साथ में क्या करना था, उन्होंने टेरर ग्रुप्स के ऊपर डेटाबेस मेंटेन करना था कि जो उनकी सॉइल से ऑपरेट करे हैं कभी ना कभी या कहाँ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, ऑल ऑफ दैट। तो ये देखिए क्या है, अगर हम पहले की बात करें, पहले तो ये काफ़ी स्टेप्स पाकिस्तान ने लिए भी, क्योंकि पहले अगर आप पाकिस्तान की हालत देखेंगे, जिस तरह का इनका नेक्सस था टेरर ग्रुप्स के साथ, अलकायदा, तालिबान, जैश ए मोहम्मद, ठीक है। तो आप हाफिज सईद और जो मसूद अजहर हैं, आप इनको पब्लिक रैलीज में देख सकते थे। पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो वहाँ के जल से निकलते हैं, वहाँ पे वो लोग एड्रेस करते थे जनता को, ठीक है। तो अब स्टिकिंग पॉइंट क्या था, कुछ तो ऐसा था जो इतने टाइम तक लटका के रखा पाकिस्तान का रिमूवल, वो क्या था। अब देखिए पाकिस्तान ने बहुत सारे टास्क तो पूरे कर लिए थे, पर एक स्टिकिंग पॉइंट रह गया था। जून 2021 में जब FATF प्रेसिडेंट उस समय के थे, उन्होंने बोला था इस्लामाबाद को, देखिए आप लास्ट रिमेनिंग आइटम को क्यों नहीं आप अभी तक पूरा कर रहे, ठीक है। आप डेमोन्स्ट्रेट करिए दैट टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशन टारगेट सीनियर लीडर्स एंड कमांडर्स ऑफ UN डेजिग्नेटेड ग्रुप्स। देखिए साफ सीधी सी बात है, आप क्या करें, UN डेजिग्नेटेड जो टेरर ग्रुप्स हैं, जैसे अलकायदा, ISIS, इन तरह के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो मास्टरमाइंड्स होते हैं बड़े बड़े पार्लियामेंट अटैक्स और इन तरह की चीज़ों के पीछे, आप उनको खिलाफ प्रोसिक्यूशन चालू क्यों नहीं करते, या फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, वो तो आप कर ही नहीं रहे। आप तो इधर उधर से एक आधे लोग को पकड़ के प्रिजन में डाल देते हो, ठीक है। UNSC गाइडलाइंस के हिसाब से मेंबर स्टेट्स मस्ट इंश्योर दैट ऑल द डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डोंट हैव एक्सेस टू फंड्स, आर्म्स एंड ट्रेवल। इसी के तहत बेसिकली आपको प्रोसिक्यूट करना होता है, नॉट प्रोसिक्यूट। देखिए पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल मच ऑफ पाकिस्तान FATF रिपोर्टिंग हैज बीन अबाउट ब्रिंगिंग दोज टेररिस्ट इंक्लूडिंग हाफिज सईद, 2611 कमांडर,
ठीक है। ये सारे लोगों को जिन्होंने बेसिकली हाईजैकिंग भी की थी, कांडाहार हाईजैकिंग, इन लोगों को कन्विक्ट किया गया कि ठीक है ये दोषी हैं, हम साबित कर दिया इनको वहां के कोर्ट ने, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने बोला साथ में, इन लोगों को तो कर दिया जो कर दिया, पाकिस्तान ने बोला देखिए हमें पता है कि 2001 में जो इंडिया की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था उसके पीछे हमें पता है कि जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर है, लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं उनको ढूंढ पा रहे। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो, उन्होंने यही FATF को एक्सप्लेनेशन भी सबमिट की, हमें लगता है कि वो ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से, ठीक है। फिर तालिबान से पूछा गया कि क्या यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, तालिबान ने बोला नहीं यहाँ पे भी ऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब जून प्लेनरी सेशन में FATF ने डिसाइड किया, पाकिस्तान वॉज रेडी, अब पाकिस्तान ने बोल दिया हम रेडी, आप हमारे ऑन साइट विजिट करके देख लो, यहाँ पे नहीं है कोई, ठीक है। तो फिर ऑन साइट विजिट हुई जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने बोला कि ग्राउंड लेवल पे जो पाकिस्तान कह रहा है एक्चुअली वो रियलिटी भी है, इन्होंने ये बोला, ठीक है। हैविंग अलाउड दिस प्रोसीजर इट वाज ओनली, अब देखिए क्योंकि पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया अपनी कंट्री में आके पूरा, आप जितना इन्वेस्टिगेट करना है कर लो, फिर ये बहुत बड़ी बात हो गई। फिर तो वहां मिले ना मिले कोई वो अलग बात है, पाकिस्तान उनको छुपा रहा है नहीं छुपा रहा वो अलग बात है, फिर आपने ऐसे बोल दिया, वही बहुत बड़ी बात हो गई थी। उसी दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जो नेक्स्ट सेशन होगा अक्टूबर का उसमें पाकिस्तान को रिमूव कर दिया जाएगा ग्रे लिस्ट से। व्हाट हैज बीन इंडियाज रिस्पॉन्स, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, देखिए इंडिया क्योंकि पार्ट था तो इंडिया ने भी बोला है ठीक है इट्स गुड, ठीक है। फाइनली FATF के इन प्रोसीजर्स ने फोर्स कर दिया था पाकिस्तान को टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट अ वेल नोन टेररिस्ट इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्व्ड इन मुंबई 26/11 अटैक्स। ऑफिशियल्स ने बोला देखिए साथ ही साथ में क्या है, से अनदर रीजन फॉर सम अनईज इज दैट यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच हैज been a consistent partner in demanding action on terrorism for Pakistan appears to have become more lenient। अब देखिए कुछ हमारा कंसर्न हमने साथ में ये बोला, हमारे अरिंदम बागची ने जो हमारे स्पोक्स पर्सन है फॉरन, उन्होंने बोला ठीक है लेकिन पाकिस्तान शुड कंटिन्यू विद सच क्रेडिबल एफर्ट्स, ऐसा नहीं है कि आप लीनियंट हो जाए। साथ में हमारे को एक और दिक्कत ये है कि USA जो बार बार पाकिस्तान को अपने टोज पे रखता था कि आप टेररिज्म के खिलाफ कुछ करिए कुछ करिए, अब बहुत लीनियंट हो गया USA पाकिस्तान को लेके, मे बी उसका अब कुछ ध्यान कंप्लीटली चाइना पे चला गया है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। जब से शहबाज शरीफ आए हैं तब से उन्होंने F-16 पैकेज भी दे दिया, वो कहते हैं हम काउंटर टेररिज्म के लिए दिया है, लेकिन वो यूज कहाँ होता है F-16, हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यूज होता है जो POK रीजन है, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सब कुछ देखिए, साथ ही साथ में क्यों USA थोड़ा लीनियंट हो गया है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया था USA को अपने एयर स्पेस से पास करवाना जो जवाहरी को मारना था, जो एक पॉश बंगलों में बैठे हुए थे अफगानिस्तान के, तो तब से इनकी दोबारा दोस्ती थोड़ी सी बढ़ गई है। तो ये चीज अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, शी जिनपिंग सेट टू बिगिन थर्ड टर्म इन कमांड ऑफ चाइना एज राइवल्स फोर्स हाउस। देखिए मुझे आपको बस ये बताना था, चाइनीज प्रेसिडेंट जो पहले हुआ करते थे शी जिनपिंग से, हु जिनताओ, आप ये देख सकते हैं इनको एस्कॉर्ट किया गया बाहर। अब देखिए क्लोजिंग सेशन जो था कांग्रेस का, जो वोटिंग होनी थी अमेंडमेंट से पहले कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें इनका बहुत मन था कि पार्ट ले और शायद कुछ डिसेंट भी दिखा सकते थे। 79 ईयर ओल्ड ये है, 69 ईयर ओल्ड शी है। अब लेकिन आप देख सकते हैं इनको कैसे बाहर लेके जाया जा रहा है कांग्रेस से। अब स्टेट मीडिया से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया हु जिनताओ के साथ, तो इन्होंने बड़ा ही बकवास रीजन दिया। इन्होंने बोला देखिए ही वाज नॉट फीलिंग वेल, उनका मन तो बहुत था पार्ट लेने का पर अब वो अच्छा फील नहीं कर रहे, तो हमने उसे साथ वाले रूम में ले गए थे और उनको रेस्ट करवाया था, सो ही नीडेड रेस्ट एंड वी गिव इट टू हिम, दैट्स इट। तो ये आप देख सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ लीडर शी जिनपिंग इज गोइंग टू और सेट टू बिकम, ब्रीदिंग लाइफ इनटू अ डेड रिवर। अब देखिए ये क्या है, इस पे कुछ फॉर्मल कॉन्क्रीट हमारे पास अभी तो कुछ बात करने के लिए नहीं है, पर डेफिनेटली आने वाले टाइम में होगा। और ये आपके पास एक एग्जाम्पल है कि कैसे जब पीपल 2019 में देखिए यहाँ के लोगों ने, उड़ीसा के जो आसपास जो कुट्टक डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास वाले लोगों ने एक मूवमेंट लीड की गई थी, उसी के बाद NGT ने ये प्रपोजल रखा है। तो क्या है, देखिए एक छोटी सी रिवर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सूखा हुआ है, कैसे छोटा छोटा सा स्प्रेडेड है, बस ऑलमोस्ट ड्राई। देखिए एक छोटी सी रिवर है जो 70 साल पहले ऑलमोस्ट फ्लो करना बंद कर चुकी है उड़ीसा के कुट्टक डिस्ट्रिक्ट में। अब उसको रिजुविनेट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, 18 महीने के अंदर अंदर इन्होंने बोला है कि हम इसे रिवाइव कर लेंगे, रिवाइवल प्लान ला दिया गया है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट किया था इनको रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट को उड़ीसा की NGT ने, ठीक है। तो ये पहला सीरियस अटेम्प्ट होगा टू रिस्टोर दिस पर्टिकुलर रिवर। रिवर का नाम क्या है, सुक्का पाइका, सुक्का पाइका रिवर इसका नाम है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, महानदी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये सब कुछ आप जान सकते हैं। 1950s में क्या हुआ था, जो स्टेट के
वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अपना विजडम यूज करके क्या किया था, क्लोज कर दिया था सुक्कापेका रिवर के माउथ को, ताकि वहां पे एक ताला डंडा कनाल सिस्टम बना सके, जो मेजर कनाल है पूरी स्टेट का। इससे क्या हुआ, जब आपने माउथ पे इस तरह का कनाल बना दिया तो दिस एक्चुअली लेड टू द रिवर मोस्टली ड्राइंग अप। द प्रोसेस वाज एग्रोवेटेड, साथ साथ में क्या हुआ, रिवर ड्राई होती गई, साथ साथ में आसपास बिल्कुल आपने एग्रीकल्चर इंक्रोचमेंट होनी शुरू हो गई, वहां पे लोग एकदम रिवर बेड पे आके एग्रीकल्चर करने लग पड़े, तो फ्लो कहाँ से करेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए फाइनली विलेजर्स को कब रियलाइज हुआ कि देखिए सुक्कापेका तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली एग्रीकल्चरर्स को। उन्हें लगा कि देखिए ग्राउंड वाटर क्राइसिस हो चुका है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो हो ही नहीं रहा, देखिए रिवर ही तो रिचार्ज करेगी ग्राउंड वाटर को, कौन करेगा, रिवर तो सूखी हुई है तो रिचार्ज कहाँ से होगा, वो तो गार्बेज बना दिया आपने, गार्बेज डंप, वहां पे तो सारे कूड़ा फेंकते हैं हम, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहां का एग्रीकल्चर ही हिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वहां के लोगों ने ये थोड़ी सी मूवमेंट चलाई 2019 में, तो फाइनली अब इसके लिए ये स्टेप्स लिए जाएंगे। Okay, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman MBS expected to visit Delhi in November। देखिए क्या होने वाला है, ये कुछ घंटों के लिए ही मीटिंग होगी मिस्टर मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के बीच में, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। ओके, दोनों ही डेफिनेटली बाली भी अटेंड करेंगे साथ में। G20 समिट जो होने वाला है इंडोनेशिया में नवंबर 15-16, ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं, पर अभी कुछ फाइनल नहीं है, तो कुछ लेकिन सोर्सेज कह रहे हैं कि देखिए कुछ डाउट है हमें, क्योंकि मिस्टर मोदी वाज टू अटेंड अ मीटिंग विद 10 मेंबर्स ऑफ आसियान, और साथ ही में उन्हें 18 मेंबर, जो ईस्ट एशियन समिट होती है आसियान की ही, जो इस बारी कंबोडिया में होने वाली थी, तो सेम टाइम पे है जब ये टाइम बता रहे हैं कि मिस्टर मोदी मिलेंगे मोहम्मद बिन सलमान से। जो होगा वो तो हम तब देखेंगे, पर ये कंसर्न्स हैं। अब देखिए हमने बहुत रिसेंटली देखा था कि क्या गवर्नर अपना डिस्प्लेजर आर्टिकल 164 के तहत दे सकते हैं, ठीक है। एक हमने केरला के केस में ही देखा था, किसी मिनिस्टर को, किसी स्टेट मिनिस्टर को हटाने के लिए, तो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, देखिए जो चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे ना गवर्नर को, वो एडवाइस के बेसिस पे ही गवर्नर एक दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। तो ये कह देना कि वो प्लेजर के अंडर रहते हैं बाकी स्टेट मिनिस्टर्स, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब चीफ मिनिस्टर अपना प्लेजर विड्रॉ कर लेते हैं किसी मिनिस्टर से, स्टेट मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टर से, तभी सिर्फ उस मिनिस्टर को निकाला जा सकता है। लेकिन मोहम्मद आरिफ खान को ये लगा था कि वो ये कर सकते हैं, पर फाइनली इन्होंने क्या कहा है, देखिए रोल ऑफ गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता है, तो इसमें कुछ भी क्रिटिसिज्म होता है, कुछ भी डेवलपमेंट इवॉल्व होती है, आपको देखना है। तो अब मिस्टर खान ने ये बोला है कि मुझे पता है, मैं बिल्कुल शॉक्ड नहीं हूँ इस बात पे कि मैं अपना डिस्प्लेजर अगर दिखाऊंगा चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन को, तो वो हटा देंगे किसी मिनिस्टर को, नहीं हटाएंगे, पर मैं अपना डिस्प्लेजर जरूर दिखाऊंगा, वो हटाए ना हटाए मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने मिसबिहेव किया है, मेरी ऑफिस की डिग्निटी को हर्ट किया है, ठीक है। तो ये देखिए डेफिनेटली एक सिग्नल तो सेंड करेगा ही ना, है ना, वहाँ के फिनेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ अगर आप कुछ दिखाएंगे तो गवर्नर द्वारा इस तरह का मिसबिहेव करने के लिए डिस्प्लेजर दिखाना। न्यू स्पीशीज ऑफ जीनस अल्मेनिया स्पॉटेड, तो देखिए बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपसे अगर इस पर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये बन सकता है कि ये कहाँ पे एंडेमिक है, किस रीजन में, क्योंकि बहुत ही छोटी सी इनकी स्पीशीज है। तो हम देखते हैं क्या, और रादर फ्रेल लुकिंग प्लांट, आप देख सकते हैं कितना ऑलमोस्ट कैसे दिख रहा है, एकदम पतला सा प्लांट है, ठीक है। फ्रेल लुकिंग प्लांट स्पॉटेड ऑन द ग्रेनाइट हिलॉक्स, जो पलक्कड़ है जो केरला का, वहाँ के जो छोटी छोटी सी हिल्स हैं, छोटी छोटी सी बिल्कुल ग्रेनाइट की, है ना, तो वहाँ पे बेसिकली इसे पाया गया है, एक नई स्पीशीज को पाया गया है ऑफ जीनस अल्मानिया, नेम्ड अल्मानिया मल्टीफ्लोरा, ठीक है। देख ये दूसरी स्पीशीज है बेसिकली, इससे पहले भी अराउंड 188 ईयर्स पहले इस जीनस का एक और स्पीशीज पाई गई थी, उसके बाद 188 ईयर्स तक लगा कि सिर्फ एक ही स्पीशीज है अल्मेनिया जीनस की, ठीक है, और उस जीनस का नाम था नोडीफ्लोरा, अल्मेनिया नोडीफ्लोरा। उसके बाद अब फाइनली इतने सालों बाद इसका दूसरा स्पीशीज पाया गया है, ढूंढा गया है। एन एनुअल हर्ब दैट ग्रोज टू अ हाइट ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर, अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा इज ओनली द सेकेंड स्पीशीज ऑफ दिस जीनस which is being discovered so far। अब देखिए थोड़ा सा इसका हम थ्रेड देख लेते हैं, इसका पॉपुलेशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा, सबसे बड़ा थ्रेड तो ये है, थोड़ी सी भी पॉपुलेशन इनकी अगर वाइप ऑफ हो गई तो मतलब पूरी स्पीशीज वाइप ऑफ हो गई, ठीक है। साथ में एक्सीडेंटली इन्हें कौन लोकल पीपल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वेजिटेबल समझ के अमरंथ के साथ। देखिए आप जानते होंगे जो राजगिरी का आटा है वो अमरंथ से ही मिलता है, हर्ब होती है एक तरह की, ठीक है। लोकल इस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, साथ ही में इसका हैबिटेट बहुत छोटा है, ग्रेनाइट हिलॉक्स। तो इस तरह के थ्रेट्स बेसिकली ये आज फेस करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।